हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बात कर रहे हैं। अब मैं पार्ट 3 के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैंने 2 पार्ट तो क्लियर कर लिए। पार्ट 1 बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस, पार्ट 2 वाले लेक्चर में मैंने बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉसेस के बारे में भी थोड़ा सा रिवीजन कराया था, और मेन पार्ट 2 में मैंने समझाया कि गुडविल ऑफ द फर्म के प्रॉफिट कैसे बांटे जाते हैं। अच्छा, पार्ट 3 लास्ट पार्ट होगा अपने कॉन्सेप्ट का, फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाए। क्या पार्ट 3 में हम करने वाले रिवैल्यूएशन आखिर क्या है, क्या ज़रूरत है रिवैल्यूएशन की, और आखिर रिवैल्यूएशन से कैसे प्रॉफिट कैसे लॉसेस हो रहे हैं, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। अब मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बात करी कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की है, प्रॉफिट और लॉस। मतलब 3 टाइप के प्रॉफिट और लॉसेस के चक्कर में 3 टाइप के प्रॉफिट, और वो भी मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में क्या समझाया था कि ये किताब में नहीं लिखा है कि 3 टाइप, ये तो मैंने अपने मन से बना दिए हैं। कैसे? काफी एक्सपीरियंस के बाद, काफी रिसर्च के बाद मैंने ये पाया यही 3 टाइप के प्रॉफिट लॉसेस हैं। जितने भी प्रॉफिट लॉसेस हैं मैंने उन्हें टाइप में बांट दिया है उनके नेचर को देखते हुए। टाइप 1, कुछ प्रॉफिट लॉसेस को मैं टाइप 1 बोलता हूं, कुछ प्रॉफिट को लॉसेस को मैं टाइप 2 बोलता हूं, कुछ प्रॉफिट और लॉसेस जिस जगह से पैदा हो रहे हैं उन्हें टाइप 3 बोलता हूं। तो देखो मैंने सबसे अच्छा शब्द क्या बोल रहा है, कीवर्ड सुनो। कुछ जगहों से पैदा हो रहे हैं, कुछ प्रॉफिट लॉसेस को जो कुछ जगह से पैदा हो रहे हैं टाइप 1 बोलता हूं। किसी और जगह से पैदा हो रहे हैं कुछ प्रॉफिट लॉसेस, और मैं टाइप 2 बोलता हूं। और कुछ सेम तरीके के प्रॉफिट लॉसेस को मैंने टाइप 3 में डाल रखा है जो कुछ दूसरी जगह से पैदा हो रहे हैं। अच्छा, टाइप 1 आपको अपने मुंह से बोलना चाहिए अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर देखे। टाइप 1 मैं किन प्रॉफिट लॉसेस को बोलता हूं, बैलेंस शीट के प्रॉफिट और लॉस, सिंपल। अच्छा, टाइप 2 किस प्रॉफिट को बोलता हूं? अच्छा, खास बात, टाइप 1 में भी प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, टाइप 3 में भी प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, बट टाइप 2 में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। टाइप 2 में जो मैं प्रॉफिट बोलता हूं वो किस चीज को बोलता हूं? मैं बोलता हूं गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म को प्रॉफिट बोलता हूं। इसका मतलब गुडविल ऑफ द फर्म भी एक प्रॉफिट है जिसे मैंने टाइप 2 में रखा है, और मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में लगभग 30 से 40 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, इसके बारे में 30-40 मिनट डिस्कशन किया है। और टाइप 3, और जाकर देखिए पार्ट 2 के अंदर मैंने ऐसा समझाया गुडविल ऑफ द फर्म को, बहुत जिम्मेदारी से देखना। टाइप 3 आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टाइप 3। टाइप 3 यहां भी, और मैंने इसका लेक्चर भी पार्ट 3 में दिया है, यानी कि 3 टाइप के प्रॉफिट लॉसेज है और मैंने 3 वीडियो में समझाया इसे। टाइप 3 जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टाइप 3 में प्रॉफिट लॉसेस किस वजह से होते हैं? रीवैल्यूएशन की वजह से। रीवैल्यूएशन की वजह से होने वाले, रीवैल्यूएशन की वजह से पैदा होने वाले प्रॉफिट एंड लॉसेस को मैं टाइप 3 के प्रॉफिट लॉसेस बोलता हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं? रीवैल्यूएशन की वजह से पैदा होने वाले प्रॉफिट एंड लॉसेस को मैं टाइप 3 के प्रॉफिट लॉस बोलता हूं। अब आखिर रीवैल्यूएशन की जरूरत क्या है वो हमें समझना है। आखिर नीड क्या है, जरूरत ही क्या पड़ी, प्रॉफिट कैसे हो जाता है, लॉस कैसे हो जाता है, वो समझेंगे। चलो, अब सबसे पहले एक बात बताओ, इसको समझने के लिए मुझे सिंपल सी एक बात बताओ। अगर तुमने इसका जवाब दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ये रिवैल्यूएशन बहुत आसानी से समझ जाएंगे। क्या? सोच के देखिए कि ए 50% का मालिक है, वही जो मैंने पिछले लेक्चर में भी यही परसेंटेज ली। बी 30% का मालिक है और सी 20% का मालिक है। सिंपल सी बात। जरा सोच के देखो, ए 50% का मालिक, बी 30% का मालिक, सी 20% का मालिक है, और फ्यूचर में, इन फ्यूचर, अभी प्रेजेंट में तो इतने के मालिक हैं, पर फ्यूचर में ए हो जाएगा बी और सी। ए हो जाएगा 20% का मालिक, बी हो जाएगा 30% का मालिक,
सी हो जाएगा 50% का मालिक। अच्छा, जब मैंने ये चैप्टर शुरू करा तब मैंने आपको बताया था कि मैं रीजन बताऊंगा आखिर ऐसा हो क्यों जाता है, रेशियो बदल ही क्यों रहे। पहले उसी का जवाब आज मैं पहले तुम्हें समझा दूं, फिर तुम्हें देना जवाब। आखिर सोच के देखो कि आप 50% के मालिक हैं, आप 20% के मालिक क्यों बनना चाहते हैं? कभी सोचा है कोई 50% जमीन का हकदार हो, अब वो 20% का हकदार होना चाहता है? कभी सोचा है कि तुम 50% एक बिजनेस में मालिक हो? मान लो टाटा कंपनी में तुम 50% के मालिक हो, अब तुम 20% के मालिक रह जाओगे। ऐसा क्या हो जाएगा कि 20% के मालिक हो जाओगे? क्यों 20% के मालिक बनना चाहते हो? तो सबसे खास बात है कि 20% के मालिक बनना चाहते ही क्यों हो आखिर? तो मैं तुम्हें सबसे सिंपल बता दूं, ऐसा हो सकता है क्या कि ए जो है उसका अब दिल ना लगता हो इस बिजनेस के अंदर। हो सकता है कि ए का कोई बिजनेस है, ए बी सी तुम्हारा तीनों का बिजनेस, तुम ए हो और तुम्हारे साथ तुम्हारे दो दोस्त हैं बी और सी, और तुम तीनों के तीनों एक बिजनेस चला रहे हो काफी सालों से। हो सकता है अब तुम्हारा मन यानी कि ए का मन उस बिजनेस में ना लगता हो, ए को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल गई हो सकता है ये बिजनेस मैं कह रहा हूं इंडिया के किसी शहर में चला रहे थे ये, ए ने देखा कि यार जिस शहर में वो चला रहे थे उस शहर में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी दूसरे प्रदेश के किसी दूसरे शहर में अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है इंडिया में अपॉर्चुनिटी ना लगती हो ए को लगता है कि जितना पैसा मैंने यहां लगा रखा है किसी दूसरे प्रदेश में या किसी दूसरे देश में उतना पैसा अगर वहां लगा देता तो जितना साल यहां मेहनत करूंगा उससे आधे साल में ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा, 50% काम करके ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा। तो ए का बस ये समझ लो ये कुछ रीजन हो सकते हैं कि ए अब तंग आ चुका है इस बिजनेस से, या ए को इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, या ए को पैसे की जरूरत है। तो एक तरीके से ए अपना फिलहाल के लिए क्या ए अपना बिजनेस में से कुछ हिस्सा बेच रहा है। अब जरा सोच के देखो, ए अपना 30% शेयर किसी को बेच रहा है। किसको बेच रहा है? देखो किसको मिल रहा है? सी को। यानी कि सी पहले 20% का मालिक था और अब वो 50% का मालिक बनने जा रहा है, यानी कि 30% वो खरीद रहा है, परचेस कर रहा है। सिंपल। और ये लड़का अपना 30% शेयर सेल कर रहा है। सिंपल। ये 30% सेल कर रहा है और जो सेल कर रहा है खरीदार कौन है? उसी दुकान का बंदा, उसी बिजनेस का बंदा सी को बहुत अच्छा लगता है। वहां जिस शहर में ये बिजनेस चल रहा है सी वहां पैदा हुआ, मान लो सी को उस जगह पे बहुत अच्छा लगता है, सी का ये फेवरेट बिजनेस है, सी को कोई और जगह अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती उस बिजनेस के अलावा। तो ए ने अपना कुछ हिस्सा बेचा है और सी ने वो हिस्सा खरीद लिया है। ये हो रहा है और हमारी जिंदगी में भी होता है। मेरे पिताजी को मान लो जिस घर में वो पैदा हुए उन्हें बहुत पसंद है, पर मेरे चाचा जी उस घर में नहीं रहना चाहते, वो उन्हें कहीं दूसरे शहर बहुत अच्छा लगता है। तो अपना शेयर मेरे चाचा जी मेरे पिताजी को बेच जा रहे हैं या कुछ हिस्सा बेच जा रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, ए अपना कुछ शेयर कम कर रहा है और सी अपना कुछ शेयर बढ़ा रहा है। कैसे? ए अपना शेयर सी को बेच जा रहा है। तो इसलिए ए का शेयर जैसे ही ए ने 30% बेचा तो हो गया 20 का मालिक, और सी ने 30% खरीदा हो गया 50 का मालिक। देखो 30% खरीदा 50 का मालिक, 30% बेचा 20% का मालिक। सिंपल सी बात। अच्छा बी को कोई मतलब नहीं। बी कह रहा है ना मैं कुछ खरीदूंगा ना कुछ बेचूंगा, जितने परसेंट का मालिक हूं फिलहाल बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कोई चिंता की बात नहीं। तो समझ गए रीजन? ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, ये नहीं ये रीजन है, ये कुछ रीजन हो सकते हैं। क्या? मन नहीं लगता है, कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अपना हिस्सा बेच के जा रहा है। सिंपल सी बात। अब जरा एक बात बताओ, ये जो ए अपना हिस्सा बेच के जा रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि बिजनेस बेच तो रहा हूं मैं, कम से कम बिजनेस बेचने के, अच्छा सोच के देखो, ए बिजनेस बेच रहा है सी को, तो क्या ए उस बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता लगवाएगा? जैसे एग्जांपल के लिए मैं सिंपल एक एग्जांपल लूं, अगर मैं कहूं कि ये बिजनेस में लैंड है, बिल्डिंग है,
इस बिजनेस के अंदर। सिंपल सी बात। या थोड़ा और अच्छा अगर बोलूं तो मैं थोड़ा बेहतर समझ में आए तो चलो बेहतर की तरफ ही चलते हैं। इसे बेहतर समझने के लिए ऐसे समझो कि ए यहां खड़ा है, बी यहां खड़ा हुआ है और सी यहां खड़ा है। सिंपल सी बात। अभी 50% का मालिक है, 30 का मालिक, अभी फिलहाल तो इतने के मालिक हैं। अच्छा, फ्यूचर में सोच रहे हैं, फ्यूचर में सोच रहा है 30% बेच देता हूं, सेल कर देता हूं, हो जाऊंगा 20% का मालिक। अच्छा, ये कह रहा है 30% खरीद लेता हूं, परचेस कर लेता हूं, हो जाऊंगा 50% का मालिक। इसलिए फ्यूचर में कैसे दिखाई देंगे? 20, 30 और 50। सिंपल। अब आओ, अब सोच के देखो, आखिर ये जो 30% हिस्सा बेचेगा तो और ये 30% खरीदेगा, तो जब ये बेचेगा तो कुछ पैसे लेगा, है ना। अच्छा, ये है वो बिजनेस। अब इस बिजनेस के अंदर क्या क्या है वो देखते हैं जरा। ये बिजनेस है और मैं कह रहा हूं इस बिजनेस का नाम है श्री जी, श्री जी लिमिटेड, है ना। इस बिजनेस के अंदर लैंड है, बिल्डिंग है, मतलब ये श्री जी लिमिटेड के पास इस बिजनेस में क्या क्या है, इस बिजनेस की जमीन भी है कुछ। अच्छा, एक बिल्डिंग है, उसमें बिजनेस चलता है, बिल्डिंग के बराबर में ही जमीन भी पड़ी है, इसी बिजनेस की है। अच्छा, फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूं ये दो चीजें हैं। इसके बाद ले लेते हैं फर्नीचर भी है। अच्छा, हो बहुत सारी चीजें सकती है, पर मुझे बेहतर समझाने के लिए मैं ये 2-3 पॉइंट ले लेता हूं। सोच के देखो कि बिल्डिंग है 20 लाख की। अच्छा, जमीन है आपकी लगभग 30 लाख रुपए की, है ना। अच्छा, फर्नीचर फिलहाल 5 लाख रुपए का है। या थोड़ा और आसान करने के लिए सिंपल वैल्यू ले लेता हूं, 25 लाख रुपए की जमीन है। तो 25 की जमीन, 5 का फर्नीचर, 30 और 20 की बिल्डिंग, टोटल 50 लाख रुपए की चीजें थी। मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वैसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर मैं कह रहा हूं अभी फिलहाल यही सारी चीजें थी। तुम रिवैल्यूएशन समझ जाओगे और ये समझ जाओगे आखिर रिवैल्यूएशन कर क्या रहे, क्यों कर रहे हैं। 50 लाख की चीजें थी, है ना। अच्छा, ये जब जमीन खरीदी थी, कई साल पहले खरीदी थी तो 25 लाख की थी। बिल्डिंग कई साल पहले ली थी, 20 की थी, और फर्नीचर जब लगवाया था तो 5 का था, टोटल 50 लाख। अब सोच के देखो, इस 50 लाख की प्रॉपर्टी में ए कितने का मालिक है? 50% का। बी कितने का मालिक है? 30% का। और सी कितने का मालिक है? 20% का। अब ए अपना शेयर छोड़कर जाना चाहता है और कह रहा है मैं बिजनेस में कुछ शेयर बेचना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, मुझे कुछ पैसा चाहिए। तो सोच के देखो, अगर 50 लाख का 50% इसके पास, यानी कि 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी इसके कब्जे में, 15 लाख की प्रॉपर्टी इसके कब्जे में और 10 लाख की प्रॉपर्टी इसके कब्जे में। सिंपल सी बात, मतलब इसकी है। अब जरा सोच के देखना, वक्त के साथ साथ इसके शेयर की कीमत बढ़ेगी और घटेगी भी। कैसे? ये जो जमीन की कीमत है वक्त के साथ बढ़ेगी भी। अच्छा, बिल्डिंग की कीमत, वैसे मैं आपको बताऊं बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है, पर तुम्हें समझाने के लिए मैं कहूंगा बिल्डिंग की भी कीमत बढ़ रही है, क्योंकि बिल्डिंग जिस जमीन पे बनी है वो जमीन की कीमत बढ़ती है। तो फिलहाल मैं कहूंगा बिल्डिंग की भी कीमत बढ़ रही है, जबकि मैं टेक्निकली बताऊं ये रॉन्ग बात है, पर फिलहाल के लिए अभी समझते हैं। जमीन की भी कीमत बढ़ रही है, बिल्डिंग की भी कीमत बढ़ रही है, और फर्नीचर की कीमत तुम्हें पता है कम होती है। कैसे कम होती है? फर्नीचर यूज करते हैं, टूट फूट होती है। अब ये बोर्ड ही देख लो, टूट फूट हो रही है, खराब हो रहा है, तो एक ना एक दिन बिल्कुल बेकार हो जाए, कबाड़ा हो जाएगा। तो अब सोच के देखो, ए के पास जो 50% शेयर है, डेफिनेट बात है, जो ए बी सी के पास ये जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है, कुछ चीजों की वजह से इस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी।
और कुछ चीजें वक्त के साथ पुरानी होंगी, उनकी कीमत गिरेगी। इसका मतलब हम अच्छे से जानते हैं फिलहाल में ये 50 लाख की जो पहले कभी खरीदी गई थी 50 की दिख रही है, आज फिलहाल में देखा जाए या फ्यूचर में 50 की नहीं होगी, बढ़ेगी और घटेगी, दोनों काम होंगे। मतलब कुछ चीजें बढ़ेंगी, कुछ चीजें घटेंगी। जैसे मैं अगर इसका सिंपल एग्जांपल दूं, मेरे पास एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, फर्नीचर है, और मेरे पास 2 प्लॉट हैं और एक बिल्डिंग है ना। तो फर्नीचर, लैपटॉप, मोबाइल की कीमत तो गिरेगी, वक्त के साथ साथ पुराने होंगे वो। बट जमीन की कीमत, बिल्डिंग की कीमत, ये वक्त के साथ साथ बढ़ेगी, है ना। तो कुछ चीजों से मुझे फायदे होंगे, कुछ चीजों से नुकसान होंगे, और वह यही फाइनल आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। तो हुआ क्या, ये बहुत पहले कभी खरीदी गई थी, आज फिलहाल इसकी कीमत 25 लाख नहीं है, आज फिलहाल इसकी कीमत जमीन की, मैं कह रहा हूं फिलहाल कीमत 30 लाख रुपए हो गई है। अच्छा, बिल्डिंग की फिलहाल कीमत आज 25 लाख रुपए हो गई है ना। और फर्नीचर की कीमत आज फिलहाल देखा जाए तो 3 लाख रुपए हो गई है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है अब इस वक्त 50 लाख की नहीं है, कितने की है, 58 लाख की है। या थोड़ा सा और अगर मैं बढ़ाऊं, थोड़ा आसान कर दूं, तो 25 की चीज अब ये 32 की हो गई है। सिंपल सी बात, 25 की चीज 32 की हो गई है, 20 वाली चीज 25 की हो गई, 5 वाली 3 की हो गई है। फर्नीचर की कीमत गिरती तो मैंने गिराई है, और ये प्रॉपर्टी अब फिलहाल देखा जाए तो 60 लाख रुपए की हो गई है। सिंपल। अच्छा, 30 20 50, ठीक है, 60 लाख रुपए की हो गई। अब जरा सोच के देखो, फिलहाल में ए मैं कह रहा हूं बेच नहीं रहा है, अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी आज प्रेजेंट में 60 लाख की है। 60 लाख में अगर देखा जाए ए का 50% हिस्सा है, तो ये प्रॉपर्टी कितने की है, 30 लाख की है। बी की प्रॉपर्टी कितनी है, ये 18 लाख की है। और सी की प्रॉपर्टी कितनी है, ये 12 लाख की। यानी कि जैसे ही यह 10 लाख रुपए का चेंज आया, 10 लाख रुपए इनके भी बढ़ गए, 25 से 30, 15 से 18, 10 से 12, ये भी चेंज हो गए, है ना। तो मैं बस इसमें यह समझाना आपको चाह रहा हूं कि जब ए अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा, अच्छा फिलहाल 30% शेयर ना मान के, मैं कह रहा हूं फिलहाल समझाने के लिए कि ए अपना पूरा शेयर बेच रहा है। सोच के देखो, अगर ए ने इस प्रॉपर्टी की कीमत को प्रेजेंट वैल्यू में चेंज ना कराया होता, ए ने ये ना कहा होता कि देखो मैं प्रॉपर्टी बेच तो रहा हूं, पर आज की कीमत बताओ इस प्रॉपर्टी की क्या है। अगर आज की कीमत ना निकलवाई होती, जो कि ये है 60 लाख, तो ए को प्रॉपर्टी का एहसास ऐसे होता कि वो ए की प्रॉपर्टी 25 की, ये कभी एहसास ही ना हो पाता कि 30 की है। और ए अपनी 25 लाख की प्रॉपर्टी, मतलब अपनी 30 लाख की प्रॉपर्टी 25 की समझकर सी को बेच जाता। तो इसकी वजह से ए का नुकसान होता नहीं होता। मैं अभी फिलहाल के लिए कह रहा हूं कि ए 30% नहीं बेच रहा, आसान करने के लिए, थोड़ा समझ में आ जाए तुम्हें, ए 30% नहीं बेच रहा, ए अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच रहा है। अब बताओ, ए के पास 50% है, पूरा 50% इसे बेच रहा है सी को। 25 लाख की प्रॉपर्टी पहले 25 की थी, पर आज प्रेजेंट में तो उसकी कीमत 30 है। 30 वाली प्रॉपर्टी 25 की समझ के इसे बेच जाएगा सी को, और सी के मजे आ जाएंगे। सी के पास 30 लाख की प्रॉपर्टी 25 में आ जाएगी, और फ्यूचर में 2 दिन बाद ही अगर सी बेचना चाहे ना ये प्रॉपर्टी, तो 25 की प्रॉपर्टी 30 की बेच दे, क्योंकि उसकी वैल्यू ही आज 30 लाख है, प्रेजेंट वैल्यू ही 30 लाख है। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई इंसान अपने रेशियो में चेंज करता है, अपने रेशियो में चेंज करता है, अपने रेशियो में चेंज करता है, तो उससे पहले, वो रेशियो चेंज करने से पहले, जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है, या जो भी एसेट है, या जो भी लाइबिलिटीज है, उन सब की कीमतों को भी बदलवा देता है। यानी कि बदलवाने का मतलब, बदलवाना वैसे शब्द मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, अपनी प्रॉपर्टी की कीमतों को भी चेक कराता है। अच्छा शब्द ये कि प्रेजेंट में क्या कीमत है, और जैसे ये पता लग जाता है प्रेजेंट में क्या कीमत है, बस उसके बाद फिर वो रेशियो बदल देता है। रेशियो बदलने का मतलब उसके बाद वो अपना हिस्सा बेच देता है, सिंपल सी बात। रेशियो बदलने का मतलब ही यही है, मेरा 50% शेयर है, अब मैं 20% पे आना चाहता हूं, तो 30% बेच रहा हूं।
तो भैया मैं कोई चीज बेचने से पहले, अपनी कोई चीज बेचने से पहले उसकी प्रेजेंट कीमत निकालूंगा ना, कि प्रेजेंट में कितने की है। बस वो प्रेजेंट कीमत निकालने को ही, वैल्यू चेंज कराने को ही, कि आज कितनी होगी। सोच के देखो, मेरे पास एक जमीन है जो कि 10 लाख की, आज हो गई 15 की, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 15। उस 10 की जमीन को 15 लिखने के लिए इसे बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, हम वैल्यू को दोबारा से चेक कर रहे हैं। तो आप समझ गए रीवैल्यूएशन की जरूरत क्यों है। रीवैल्यूएशन की जरूरत इसीलिए है कि अगर रीवैल्यूएशन नहीं कराएगा तो 30 की चीज 25 में बेच जाएगा और मजे आ जाएंगे किसी और के, जो खरीदेगा उसके मजे आ जाएंगे। सिंपल सी बात। तो आप बहुत अच्छे से समझे होंगे कि रीवैल्यूएशन ये है। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर आज ये चेंज ना करते ना वैल्यू, कभी एक को नहीं पता लग पाता कि उसकी 25 की चीज कितने की हो गई है, और ना कभी ये पता लग पाता कितने की हो गई है, और 25 की चीज 25 में बेच देता है इसे। सिंपल सी बात। चलो, इसलिए हमें रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। अब देखो, जैसे ही हमने रीवैल्यूएशन करा तो 25 की चीज, एक ही 25 की प्रॉपर्टी कितने की? 30 की। 5 लाख का फायदा हो गया। बस हमें यही करना है, फायदा और नुकसान जिसका है उसे देना है, किसी और को देने नहीं देना है, किसी और को लेने नहीं देना है, किसी और रेशियो में लेने नहीं देना है। सिंपल। चलो अब आगे चलते हैं। अब लिखा कैसे होगा क्वेश्चन में, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैंने रीवैल्यूएशन का आपको कॉन्सेप्ट तो समझा दिया कि रीवैल्यूएशन क्या है। तो हमने क्या समझा, अगर मैं फाइनली बोलूं, तो रीवैल्यूएशन क्या है? रीवैल्यूएशन है क्या? तो रीवैल्यूएशन क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट और लायबिलिटीज में होने वाले जो चेंजेस हैं, उनसे होने वाले प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना, रीवैल्यूएशन करना है। तो हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, एसेट और लायबिलिटी, हमारे पास जो कुछ है उसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है, प्रेजेंट में, और उस प्रेजेंट वैल्यू और उस पास्ट वैल्यू, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से जो चेंज आता है वो चेंज प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। इसीलिए हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। सिंपल सी बात। अच्छा, कैसे लिखा होता है क्वेश्चन? तो मैं बहुत छोटा सा एक आसान सा करके दिखाता हूं। ऐसे बैलेंस शीट के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी लिखी होंगी, लिखा होगा लाइबिलिटीज, रुपीस, एसेट्स और रुपीस, और लिखा होगा लैंड, और मैं कह रहा हूं बिल्डिंग और फर्नीचर। लिखा होगा लैंड 20 लाख का है, बिल्डिंग, लैंड 25 का कर दो, बिल्डिंग 20 लाख की है, फर्नीचर 5 लाख का है। अच्छा, लिखा होगा ए, लिखा होगा क्या? ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 50%, 30% और 20% का शेयर है। इन फ्यूचर रेशियो बदल देंगे। इन फ्यूचर क्या कर देंगे? वही इसका उल्टा कह रहे हैं, 20%, 30% और 50% का रेशियो रखने वाले हैं। अच्छा, फिर और क्या लिखा होगा? इनकी प्रेजेंट वैल्यू दे रखी होंगी। कहां? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में लिखी होंगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऐसे करके एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। और लिखा होगा क्या? लैंड इंक्रीज बाय ₹7 लाख, ऐसे लिखा होगा। फिर लिखा होगा
बिल्डिंग इंक्रीज बाई रुपीज 5 लाख। और फिर लिखा होगा थर्ड पॉइंट, फर्नीचर डिक्रीज बाई रुपीज 2 लाख, ऐसे लिखा होगा। सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ऐसे सिंपल, बड़ा आसान। या एक काम करता हूं, ये हटाकर थोड़ा साफ लिख देता हूं। इस तरीके का क्वेश्चन होगा। हमें क्या करना है, हमें ऐसे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और हमें लिखना होगा, सबसे पहली बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और जानना भी चाहिए आपको, जो भी प्रॉफिट है वो हमेशा क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं, इधर क्रेडिट साइड में, और जो भी लॉसेज हैं वो हमेशा डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब या ये कह सकते हो प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, लॉस डेबिट होते हैं। अब बताओ, लैंड की कीमत बढ़ गई है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट है? 25 से 7 लाख और बढ़ गई, मतलब 32 का हो गया है। तो जितने का हो गया हम उतना लिखेंगे जितना चेंज हो गया है। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? बदलाव। 10 की चीज मेरी 12 की हो गई, 2 लाख रुपए का बदलाव है। बदलाव मतलब जो चेंज है वो लिखना है। तो 25 की चीज अब 32 की हो गई, 7 लाख से बढ़ गई है। मैं लिखूंगा जमीन की वजह से 7 लाख का फायदा। बिल्डिंग 20 की थी और अब 5 लाख से बढ़ गई है, मतलब 25 की हो गई है। बिल्डिंग की वजह से 5 लाख का फायदा। और फर्नीचर 5 का था, कम हो गया 2 का, यानी कि फर्नीचर की आज कीमत 5 नहीं है, आज कीमत तो 3 लाख है। तो 5 की चीज 3 की हो गई है, नुकसान हो गया फर्नीचर की वजह से। और फर्नीचर की वजह से नुकसान हुआ है 2 लाख का। सिंपल। और हम इस तरीके से नोट कर देते हैं, 12 लाख का फायदा और 2 लाख का नुकसान। नेट फायदा, एक्चुअल फायदा 10 लाख रुपए का है। और यहां लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। ये फायदा किस किस का है? वही सोच के देखो, ये 50 लाख की प्रॉपर्टी आज 60 की है, तो 10 लाख का फायदा किसका है? जिसकी प्रॉपर्टी है। किसकी है ये प्रॉपर्टी? ए की है, बी की है और सी की है। हम ऐसे लिखते हैं एस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल क्यों लिखते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, आपको थोड़ा इसके बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसा समझें कि कैपिटल, जब भी कोई प्रॉफिट या लॉस हो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। मैं समझा दूंगा रीजन क्या है। और ये 10 लाख रुपए का फायदा, ए का भी, बी का भी, सी का भी, कितना कितना है? तो ये 10 लाख रुपए, ए को मिलेंगे 5 लाख, क्योंकि ये 50% का मालिक है अभी फिलहाल। ये 3 लाख और ये 2 लाख। और आखिर ए ने कराए इसलिए ये चेंजेस, ए ने रीवैल्यूएशन कराई इसलिए क्योंकि अगर रीवैल्यूएशन ना कराता तो 25 की चीज कभी 30 की ना हो पाती। देखो 30 की हो गई, इसलिए तो 5 लाख का फायदा है। सिंपल सी बात, बस ये करना था आपको, ये था रिवैल्यूएशन। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं, पर हाँ कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों जरूरत है, वो मैंने सब डिस्कस कर रखा है।
अब तो बस हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ लगेंगे, वो मैं करा दूंगा। पर फिलहाल आपको क्या, मैंने आपको टोटल बता दिया है कितने प्रॉफिट, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रीकैप कर लेते हैं। क्या, सबसे पहला टाइप 1, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3। टाइप 1 में कौन से आते हैं, बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस कितने होते हैं, 5, 2 प्रॉफिट और 3 लॉस है, सिंपल सी बात। अच्छा, 2 प्रॉफिट कौन कौन से हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस और रिजर्व। लॉस कौन से हैं, 3 है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट। टाइप 1 कंप्लीट। टाइप 2 गुडविल ऑफ द फर्म। टाइप 2 का प्रॉफिट कौन सा है, गुडविल ऑफ द फर्म की वजह से होने वाला प्रॉफिट, यानी गुडविल ऑफ द फर्म टाइप 2 का प्रॉफिट है। अच्छा, टाइप 3 रीवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट, सिंपल सी बात, प्रॉफिट और लॉस। अब मैं कंप्लीट एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें ये तीनों टाइप होंगे कंप्लीट, वो नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा।